वाले कारक क्या हो सकते हैं, ये कितने प्रकार का हो सकता है, इन सब चर्चाओं की बात आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, कोई भैया, अच्छा ठीक है, तो भाई स्टार्ट की जाए क्लास को। सर एक बच्चा कह रहा है सर आज बारिश हो रही है और बारिश के मौके पे कोई गाना हो जाए। बरसात के दिन आए, अब आगे मत गवाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गुनगुना दिया है मैंने, गुनगुनाना अच्छी बात है। ओके, मुलाकात के दिन आए, हम सोच में थे जिनके, मुलाकात के दिन आए। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अच्छे होंगे। अब बहुत तेज हो रही है बारिश, तो क्या कहें भैया, थोड़ा सा डालो जाके। ठीक है, बारिश हो रही है तो मजा ले लो, बट पता लगे बारिश में जुकाम हो जाए तो क्या करोगे। भाई मेरे पास एयरटेल का सिम है, जियो का नहीं है, रोहित राज जी। हाँ लगता तो यही है, कमेंट नहीं पढ़ते हैं। ओहो, मुझको बरसात वाला थोड़ी देर बाद वो आएगा ना, वो मुझको बरसात वाला थोड़ी देर बाद गा रहे हैं। गलत गा रहे हैं सर, क्यों गलत, कहाँ गा रहे हैं, जितना आ रहा है वैसे तो गा रहे हैं। चलो आ जाओ, स्टार्ट की जाए। सभी बच्चे क्या क्लास पर आ चुके हैं, आपके सभी दोस्त आ चुके हैं, अगर आपके सभी मित्रगण क्लास में अंदर आ चुके हैं और तो स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो स्टार्ट की जाए। हो हा हा हा, चलो भैया, आओ भैया, चलो चलो, थोड़ा आज मस्ती मजाक होगी क्लास के अंदर, इसलिए भाई जिनको बुरा लगता है मस्ती मजाक, वो कृपया करके अपने कानों पर उंगली लगा लेंगे जिस समय मैं मजाक करने वाला हूंगा। ठीक है, क्योंकि मस्ती मजाक बहुत होगी इस चैप्टर में। ठीक है, मस्ती मजाक करते हुए इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बहुत ज्यादा 6 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। 6 दिन का टॉपिक है, 6 से 7 दिन चलेगा बस। चलिए आ जाइए, पढ़ने क्या वाले हैं, बात करेंगे विशोषण के बारे में, बात करेंगे अधिशोषण व अवशोषण में अंतर के बारे में, जिसमें से ये पूछा ही जाता है, फिक्स है। उदाहरण की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे, यहां से आपको भी क्वेश्चन मिलता है, और भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर भी जानने वाले हैं। इन सब चर्चाओं की बात आज क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए भी टॉपिक की स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं। पहले बात करते हैं कि अधिशोषण का कारण क्या है। क्या बात करते हैं, पहले बात करेंगे अधिशोषण का कारण। अधिशोषण का कारण क्या है, अगर हम अधिशोषण का कारण समझ जाएंगे तो बाकी बातें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले समझेंगे अधिशोषण का कारण है क्या, अधिशोषण का कारण है क्या। अब एकदम कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा भाषण सुनोगे, भाषण सुनने के साथ साथ आप समझोगे भी कि भाषण किस भांति है। ओके, किस भांति का भाषण है। देखो जरा, मैंने कहा कोई एक अधिशोषक है, कोई एक अधिशोषक है, समझना, कोई एक अधिशोषक है, और क्या हो रहा है, किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर, किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर कुछ अधिशोष्य के कण, किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर कुछ अधिशोष्य के कण आकर जुड़ जा रहे हैं, आकर जुड़ जा रहे हैं। तो आपको तो पता है कि सर अगर ये कोई अधिशोषक है, मैंने कैसा माना है, ठोस माना है, और ये जो अधिशोष्य माना है कैसे हैं, ये हैं गैस वाले, कैसे हैं, गैस वाले। तो सर एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है कि गैस के अणु और ठोस के अणुओं में एक अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल फिक्स है सर। गैस के अणुओं में और ठोस के अणुओं में एक प्रकार का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर गैस के अणुओं में और ठोस के अणुओं में अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझना बहुत ध्यान से। यदि मैं एग्जांपल की बात करके चलूं सर, तो सर ठोस ले लिया और आपने द्रव ले लिया, और जब आपने इसे मिलाया, जब इसे आपने मिलाया, जब आपने इसे मिलाया तो क्या बनेगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया तो होगी भैया। भैया ठोस के पृष्ठ पर जब गैस के अणु क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, ठोस के पृष्ठ पर जब गैस के अणु अधिशोषित होंगे तो कोई ना कोई तो बॉन्ड बन रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आके चिपक जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना। बिल्कुल सर, अट्रैक्शन तो होगा, ऐसा तो कोई जाके किसी के चिपक नहीं जाएगा। हाँ, तो कोई जाके किसी के चिपक नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा ना। ऐसे कोई तो ऐसा नहीं, तो कोई ऐसे थोड़ा बहुत तो क्या होगा, अट्रैक्शन तो होगा ही। और यहाँ ठोस स्लैट्स, सॉरी द्रव लिख दिया, गैस है ना, गैस है, ठोस और गैस। ठीक है, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, ठोस और गैस। तो ये जो ठोस स्लैश गैस लिखा है,
ये कैसा लिखा हुआ है सर, इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी प्रकार इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जब अधिशोषण की घटना होती है तो हम उसे इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन में आपने कहा था जो पहला वाला होता है उसे हम अधिशोषक बोलते हैं। कल ही आपने बताया था जो पहला वाला होता है उसे हम अधिशोषक बोलते हैं, और सर जो दूसरा वाला होता है उसे अधिशोष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिशोष्य बोला जाता है। क्लियर हो गई बात सर? ये सर अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, अगर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा। तो जो यहां बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। समझना बात को, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर सर एनर्जी रिलीज होगी तो हमेशा डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सही है? अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। मींस सर इसका मतलब होता है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी, ये प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। मैं कभी कारण बता रहा हूं कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बात समझे? सही है ना कि भैया अगर ठोस और गैस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग बनेगी, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगा, कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा। सर अगर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ देखो ठोस स्लैश गैस मींस बॉन्ड बन गया, अगर सर बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। फिक्स है सर, आपने 11th में सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। सर अगर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज ही होती है। सर एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा एच नेगेटिव होगा मींस जो ये प्रक्रम होगा वो ऊष्माक्षेपी होगा। और ये कैसा होता है? ये सदैव लो टेम्परेचर पर होता है। कैसा होता है? लो टेम्परेचर पर होता है। मींस बहुत कम टेम्परेचर भी होगा। याद रखना जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है बहुत कम ताप पर होती है। फिक्स है कि अगर बहुत कम टेम्परेचर रहेगा तो आसानी से गैस के अणु आएंगे और ठोस पर क्या हो जाएंगे? अधिशोषित हो जाएंगे। और ठोस स्लैश गैस जो बता रहा हूं, गैस के अणु आएंगे और ठोस पर अधिशोषित हो जाएंगे। तो जो ये बनेगा, ये जो प्रक्रम होगा इसे अधिशोषण कहते हैं। तो ये अधिशोषण की घटना हो गई। अच्छा सर अगर मैं एक काम करूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, हाई टेम्परेचर कर दूं, यदि मैं हाई टेम्परेचर कर दूं, समझना, यदि मैं हाई टेम्परेचर कर दूं तो क्या होगा? बात समझना, यदि मैं हाई टेम्परेचर कर दूंगा तो इनके जो बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। थोड़ा सा और इसको देखो डिफरेंट तरीके से बना देते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके से बना देंगे तो और मजा आ जाएगी। देखो तो कि एक सेकेंड हैंग कर गया है, ये मक्खी है। ठीक है, अब मैं यहां पर देखो बॉन्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा बॉन्डिंग करके आपको समझा देता हूं ताकि आपके माइंड में बात क्लियर हो जाए। मान लो इनके बीच में क्या होगा? एक प्रकार का बॉन्ड बनेगा, ये प्रकार का बॉन्ड बनेगा, ये प्रकार का बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड होगा ना, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड होगा ना, क्या होगा? बहुत देखो आराम आराम समझो। ठीक है, भागना नहीं है सर। जब किसी चीज को गर्म करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे हम किसी चीज से चिपके हुए हैं, अगर उसकी सतह बहुत गर्म कर दी जाए, जैसे ये देखो ये इनकी सतह से चिपके हुए हैं, अगर मैं इस ठोस का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। और बहुत गर्म हो जाएगा तो गैस के अणु क्या करेंगे? भागेंगे ना इधर उधर। फिर समझो सर, अगर मैं ठोस को बहुत गर्म कर दूंगा तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो जो गैस के अणु होंगे वो क्या होंगे? भगेंगे इधर उधर। तो जो इनके बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो वापस मुझे ठोस और गैस अलग अलग मिल जाएंगे। पहले क्या हुआ? जब मैंने लो टेम्परेचर किया, यहां समझो, जब मैंने यहां लो टेम्परेचर किया तो अधिशोषण हुआ। क्या हुआ? अधिशोषण हुआ। और अधिशोषण के कारण क्या हुआ? गैस के अणु आकर ठोस के सतह पर चिपक गए। बट जब मैंने हाई टेम्परेचर किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो भैया ये गैस के अणु इधर उधर भागने लगे। कोई भी हो सर, हमेशा यहाँ पर ऐसे मान लो मेरा हाथ यहाँ चिपका हुआ है और इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तुमको गर्म महसूस, हटाओ, अरे भैया जल गए, इतना गर्म है, तो क्या करोगे? फटाक से हाथ हटा लोगे ना? हटा लोगे? नहीं हटा लोगे? तो भैया अगर मैं ऐसे रखा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसका सरफेस गर्म हो जाए तो आप हाथ तो हटा ही लोगे। तो वैसे ये गैस के अणु हट जाते हैं तो ठोस और गैस अलग अलग मिल जाते हैं। अच्छा सर, ये जो विपरीत हुआ है, देखो जैसे ठोस और गैस आपस में मिले, अधिशोषण की प्रक्रिया किए तो हुआ। ये जो अधिशोषण की प्रक्रिया के विपरीत हो रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों विशोषण। क्या कहा जाता है? विशोषण कहा जाता है। और विशोषण का थोड़ा डिफिनेशन लिखते हैं, आप समझते हैं कि विशोषण क्या है। बोलोगे? किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य
अधिशोष्य को अलग करने की घटना विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? आप बोलोगे विशोषण कहलाती है। विशोषण कहलाती। क्या बात समझ में आई? सही बात है सर। किसी भी अधिशोषक की सतह से, पृष्ठ से अधिशोष्य के कणों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है डिसॉर्प्शन, जिसे हम विशोषण कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं, विशोषण कहते हैं। तो यहां क्या हुआ, जब ठोस और गैस के अणु सतह पर आ गए, मतलब ठोस की सतह पर जब गैस के अणु, ये ठोस का मतलब क्या है? अधिशोषक। इसकी सतह पर किसके अणु? गैस के अणु। जब ठोस की सतह पर गैस के अणु चिपक गए तो अधिशोषण हुआ। बट जब मैंने इसे अलग कर दिया तो ये अलग करने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे वो कहलाती है विशोषण। क्या कहलाती है? विशोषण। या कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, या यह भी कह सकते हैं अधिशोषण के व्युत्क्रम को, अधिशोषण के व्युत्क्रम को, प्रक्रम को विशोषण कहते हैं। विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहोगे सर विशोषण कहते हैं। और यह सदैव उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर होता है। कैसा होता है? उच्च ताप पर होता है। कैसा होता है? उच्च ताप पर होता है। बिल्कुल सही बात। जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं करोगे जब तक वो अणु अलग नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं करोगे जब तक अणु अलग नहीं होंगे। तो हमने कहा ये सदैव उच्च टेम्परेचर पर होता है। और एक बात सर, अगर अधिशोषण एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो जो विशोषण होगा वो उसका उल्टा होगा। जो विशोषण होगा वो उसका उल्टा होगा। तो मैं बोलूंगा यह एक प्रकार का ऊष्माशोषी प्रक्रम। मीन्स क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ये अगर बात समझ में आई है तो यस सर, यस सर, यस सर चिपका दीजिए। बोलिए, चिपका दीजिए फटाफट। विशोषण चिपका दीजिए फटाफट। एक बार बता दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, समझ में आ गई पूरी बातें कि सर किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ से अधिशोष्य को अलग करने का जो प्रक्रम होता है, जो घटना होती है, ये विशोषण कहलाती है। ये जो विशोषण होता है ये अधिशोषण की विपरीत अब है। तो हमने कहा अधिशोषण के व्युत्क्रम प्रक्रम को, मतलब अधिशोषण जिस ओर हो रहा है उसके विपरीत प्रक्रम को, उसके अपोजिट प्रक्रम को, प्रोसेस को विशोषण कहते हैं। विशोषण हमेशा उच्च ताप पर होता है, हाई टेम्परेचर पर होगा। अगर हमने कहा अधिशोषण एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो विशोषण एक प्रकार का ऊष्माशोषी प्रक्रम है। मींस डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। आगे बात समझ में? क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही है। चलो अब बात कर लेते हैं क्रिया विधियों में। ये एनसीईआरटी है, पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। मैं आपको केवल समझाता हुआ चलूंगा। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। क्या कह रहे हैं हम? हर बात को आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, हर बात को आपको समझाते हुए चलेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। यदि बोल रहे हैं यदि चूर्णित चारकोल, अब चारकोल कैसा होता है बताएंगे। चूर्णित चारकोल वाले बंद पात्र में हम O2, H2, CO2, Cl2, NH3 या SO2 जैसी गैसों को डाल दिया जाए तो पात्र में गैस का दाब कम हो जाता है। क्यों सर? जो चारकोल होता है, या तो चाहो मैं यहां पर थोड़ा बता देता हूं आपको चारकोल के बारे में। अधिशोषक के उदाहरण मैं वहां बता देता हूं आपको। अधिशोषक के उदाहरण फिर आपसे बात करूंगा। अधिशोषक के उदाहरण मेरे साथ लिख लीजिए पहले, ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे कि अधिशोषक के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सिलिका जेल हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, और सक्रिय चारकोल हो सकता है। क्या? सक्रिय चारकोल हो सकता है। क्या हो सकता है? सक्रिय चारकोल हो सकता है। सक्रिय चारकोल दो प्रकार का होता है। एक होता है जंतु चारकोल और एक होता है नारियल चारकोल। ये दोनों कैसे होते हैं बताऊंगा। देखो पहले सिलिका जेल के बारे में जान लो। देखो
सिलिका जेल याद होगा, देखो मैं थोड़ा याद कराता हूँ। सिलिका जेल आपको इसके बारे में याद होगा कि पहले एक, ये देखो ये ऐसे लिखा था सिलिका जेल। देखो याद करो, जब आप नया बैग लेने जाते हो, थोड़ा सा बात करते हैं, जब आप नया बैग लेने जाते हो या नई बॉटल लाते हो, जैसे मान लो आप मिल्टन की बॉटल लेकर आओ या कुछ मतलब एडवांस जिसमें पानी ठंडा रहता है, गर्म वाला पानी गर्म रहता है, या नए जब बैग लेकर आते हो तो उसमें से एक छोटी सी पुड़िया नहीं मिलती, छोटी सी पुड़िया व्हाइट कलर की पुड़िया मिलती है, जिसे आप फेंक देते हो, कहते हो इसका कोई उपयोग नहीं है। छोटी सी पुड़िया एक मिलती है, इसका आप कहते हो फेंक दो, हटाओ, इसका कोई उपयोग नहीं है। वो सिलिका जेल की होती है। और सिलिका जेल क्या करता है, ये जो सिलिका जेल होता है वो नमी को अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? नमी को अवशोषित करता है। इसका काम है नमी को अवशोषित करना, समझ रहे हो? ये जो सिलिका जेल होती है, छोटी वाली पुड़िया ही है जिसे आप फेंक देते हो। उसलिए डाला जाता है ताकि आप जैसे बारिश से आए, स्कूल गए थे, आप बारिश से आए भीग कर, तो आपका बैग भीग गया, तो बैग धुलने के बाद भी उसमें से थोड़ी सी बदबू रह जाती है, पानी की बदबू रह गई है, जो बारिश की जो अलग से जो अगल बगल से छींटे पड़े, जो आसपास का जो एरिया था वहां की जो बदबू रह जाती है, अगर हम सिलिका जेल डाल दें तो जो पानी की हल्की बदबू आती रहती है ना, वो समाप्त हो जाएगी। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है? सिलिका जेल का काम होता है नमी को अवशोषित करना। और जान लीजिए, ये सक्रिय जो चारकोल है, ये जंतु चारकोल या नारियल चारकोल है, इसे आप कोयला मत समझ लेना, ठीक है? ये कोयला कोई नहीं है, कोयला जैसा होता है बट कोयला नहीं है, समझ रहे हो ना? जंतु चारकोल क्या होता है? जो जंतुओं की हड्डियां होती है, जैसे आपकी जो हड्डियां हैं, ह्यूमन जो बॉडी है, जंतुओं की जो हड्डियां हैं, उन्हें लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो एकदम चूर्ण जैसा, एकदम चूरन जैसा पाउडर बन जाता है, काला काला चूरन जैसा पाउडर बन जाता है, तो उसे कहा जाता है जंतु चारकोल। एक होता है नारियल चारकोल। नारियल चारकोल का मतलब क्या होता है? कि सर नारियल चारकोल का मतलब होता है कि जब जो नारियल होता है, नारियल, तो नारियल को जब छीला जाता है तो उसके ऊपर देखो ना एक रेशेदार परत चढ़ी होती है। नारियल देखा है ना, नारियल के ऊपर एक रेशेदार परत चढ़ी होती है, तो उसी रेशेदार परत को उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो नारियल का चारकोल मिलता है, ठीक है? क्या करता है? नारियल चारकोल मिलता है। इसका उपयोग कहां कहां होगा, अभी आगे बात करेंगे, ठीक है? अभी आपको समझना है कि हमारे अवशोषक के उदाहरण में कौन कौन हो सकता है। सिलिका जेल हो सकता है सक्रिय चारकोल, इसे हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। ये है एक्टिवेटेड चारकोल, इसमें से हमारा जंतु चारकोल है और एक है हमारा नारियल चारकोल है। इसके बारे में ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। सिलिका चारकोल नहीं है, सिलिका जेल है। हाँ, छोटी छोटी गोलियां रहती थी उसमें, जहरीली तो होती है, खाने वाली नहीं होती भैया। कोई खा मत जाना, खिलाओ भैया, व्हाइट गोली है, मीठी वाली गोलियां होंगी, लाओ खा के पानी पी लें, ऐसा मत करना। वो सिर्फ आपको नमी को अवशोषित करने के लिए होती है, ठीक है? ठीक है, इसका उपयोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, अभी उपयोग थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं ना, फिर आगे बात करेंगे तो पढ़ेंगे अधिशोषण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलो अब यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, एक चारकोल लिया मैंने, चूर्णित चारकोल, और उसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें, ऑक्सीजन गैस ले लें, Cl2 गैस ले लें, नाइट्रोजन गैस ले लें, ठीक है, SO2 गैस ले लें, अमोनिया गैस ले लें, तो ये सभी को अधिशोषित कर लेता है, अपने पृष्ठ पर जमा कर लेता है। जैसे जो मान लो कोयले की खदानें देखिए, तो कोयले की खदानें हो गई या बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां, तो वहां पर जहरीली गैस होती है, जैसे अमोनिया गैस जहरीली हो गई, कोयले की खानों मान लो अमोनिया गैस जहरीली हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड जहरीली हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली हो गई। ये जो जहरीली गैसें हैं, इनके लिए एक गैस मास्क बनाया जाता है। वहां के जो लोग काम करते हैं वो गैस मास्क पहनते हैं, एक मास्क पहनते हैं। उस मास्क में क्या होता है? चारकोल होता है, एक ऊपरी परत में चारकोल लगा होता है। वो क्या करता है? जितनी भी विषैली गैस है उन्हें अधिशोषित कर लेता है ना, अवशोषित नहीं। अवशोषित कर लेगा तो आपके अंदर तक पहुंच जाएंगे ना, अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित का मतलब उन्हें आसपास से इकट्ठा करके अपने पृष्ठ पर चिपका लेता है, और जब आप बाहर जाते हो तो आप उसे फेंक देते हो। एक बार वो यूज किया जाता है, बार बार यूज नहीं किया जाता। डेली आपको नया मिलता है वहां पर, डेली आपको नया मिलता है। ऐसा नहीं कि ये वाले मास्क नहीं डेली लगाए घूमो, धुल लो फिर लगाए घूमो, वो वाला मास्क नहीं करना। वो अलग प्रकार के मास्क होते हैं, उनके ऊपरी परत पर क्या होता है? चारकोल लगा होता है। आसपास की जो विषैली गैस है वो आके उसके पृष्ठ पर चिपक जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती, पृष्ठ पर चिपक जाती है। चूर्णित चारकोल का मतलब चूरन जैसा, चूरन जैसा। चूर्णित का मतलब होता है चूरन। ये लो, अब तो समझ में आ रहा है, चूरन। चूरन जानते हो? चूरन, भुरभुरा, चूरन जैसा, चूरन जैसा चारकोल। तो चूर्णित चारकोल चूरन जैसा, चूरन खाए ना, हाँ खाए ना चूरन, आप तो वही चूरन जैसा चारकोल। वो सबके सब इन गैसों को अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित का मतलब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अगला देखो, यदि हम कार्बनिक रंजक ले लें, यदि हम कार्बनिक रंजक मतलब जिसे ऑर्गेनिक डाई कहते हो, डाई वाई लगाते हैं ना, आज तो बढ़िया लगा के एकदम बढ़िया, एकदम होते हैं ना कुछ लोग जिनके बाल बाल पक जाते हैं, हाँ, तो बाल पक जाते तो भैया डाई नहीं करवाते, डाई तो ऑर्गेनिक डाई होती है ना, डाई होती है। तो उस डाई में यदि हम मिथिलीन ब्लू मिला दें, जैसे आपको मिलेगा नहीं दुकानों में, ठीक है, यदि हम डाई में मिथिलीन ब्लू मिला दें
अभी देखो अपना एक ऑफिस बन रहा है, जैसे वो ऑफिस बन के तैयार हो जाएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मैं जैसे ऑफिस बन के तैयार होता है तो मैं आपको ये एग्जांपल करवा दूंगा, ठीक है, आपको लाइव करवा दूंगा, देख लेना आप। मैं डाई लेकर आऊंगा, बढ़िया डाई बनाऊंगा, अपने नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डाई सर हमारे लगा दीजिए, थोड़ा बाल पीछे के पक गए हैं, लोग हमको बूढ़ा समझते हैं। अब भैया ऐसा नहीं करना। तो यदि हम ऑर्गेनिक डाई ले लें और डाई में यदि हम मिथिलीन ब्लू मिला दें, तो जब मिथिलीन ब्लू में, जैसे मिथिलीन ब्लू, ऑर्गेनिक डाई को जैसे मिथिलीन ब्लू बोला जाता है, में जैसे हम जंतु चारकोल मिला दें, में हम जैसे जंतु चारकोल मिला दें, तो क्या करता है, तो रंगहीन कर देता है। जो आपकी डाई आती है, उस डाई में अगर हम जंतु चारकोल मिला दें तो उसे रंगहीन कर देता है, कलरलेस कर देता है। एक बार तुम्हारे पास आके एक बार एग्जांपल देखते हैं। वो वाला पाउंड्स का प्रचार देखा है ना, पाउंड्स वाली क्रीम का देखा प्रचार? उसमें तो एक प्रचार में देखो, एक पानी बहुत गंदा गंदा रहता है, उसमें एक गोला गोला काला काला गोला से डाल देते हैं, वो आसपास की सब चीजों को सोख लेता है। देखा है प्रचार? एडवर्टाइज देखा है ना वाला? एक गिलास में पानी होता है, गंदा गंदा पानी, एकदम गंदा गंदा, उसमें एक काला काला ऐसे गोला लाते हैं, ऐसे डाल देते हैं, तो आसपास का सब गंदगी सोख लेता है ना। तो जो काला काला होता है उसे कहते हैं जंतु चारकोल, वही चारकोल है। क्या है? चारकोल वही है। तो ये वही काम कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे आपकी ऑर्गेनिक डाई है, इसे मेथिलीन ब्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम जंतु चारकोल मिला दें तो जो डाई का कलर होता है ना, डाई का कलर वो उड़ा देता है, कलरलेस कर देता है उसे। अगला देखो, ये तो आपके पास है। कच्ची चीनी का पहले बताओ, कच्ची चीनी का मतलब क्या है? कच्ची चीनी का मतलब होता है रॉ शुगर। जैसे फैक्ट्रियों में जब चीनी तैयार की जाती है तो आप जानते हो किससे तैयार की जाती है? आप कहते हो सर गन्ने की शर्करा से। तो जो गन्ने की शर्करा से, गन्ने से जब चीनी तैयार की जाती है, गन्ने के सीरे से जब चीनी तैयार की जाती है, तो भैया गन्ने का सीरा कैसा होता है? लगभग मान लो डिफरेंट कलर का होता है, हल्का मान लो पीला हरा टाइप का हल्का कलर होता है, मान लो पीला होता है, हरा मिक्स होता है हल्का। तो वो कैसा होता है? यदि हम उसमें जंतु चारकोल मिला दें तो वह रंगहीन कर देती। जो आपके पास चीनी खाते हो ना, चीनी एकदम व्हाइट रहती है ना, व्हाइट, वो व्हाइट नहीं रहती, कलरलेस रहती है। जो आप चीनी खाते हो, चारकोल मतलब नहीं समझे सर। अरे भैया तुमको चारकोल का मतलब, राख देखिए, राख, लकड़ी की राख देखिए। यहां लकड़ी की राख की बात नहीं की जा रही, यहां जंतुओं की हड्डियों को गलाकर, जैसे आपके अंदर जो हड्डी है उसे हम खूब गर्म करें, इतना गर्म करें, इतना ज्यादा टेम्परेचर दें कि वो एकदम भुरभुरी हो जाए। जानते हो सर, पूरी बॉडी ही कार्बन से बनी है, पता तो है ना, पूरी बॉडी ही कार्बन से बनी। बॉडी हमारी किससे? कार्बन है हमारी बॉडी में। तो कार्बन का कलर कैसा होता है? काला काला ही तो होता है ना, राख राख जैसा होता है। तो वही है चारकोल, राख, जिसे आप राख बोलते हो, राख बोलते हो ना, राख है, ये हड्डियों की राख है। तो राख को ही चारकोल बोला जा रहा है, बट चारकोल को अलग टाइप से बनाया जाता है। राख अलग चीज हो गई, चारकोल अलग चीज हो गई। तो कार्बन का ही उसी तरीके से बनाया जाता है, बट इसको अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है। कहीं कहीं इसके कणों को एकदम बढ़िया दबा के बढ़िया एकदम एक गैस मास्क बना लिया जाता है। कभी कभी इसमें एकदम चूरन जैसा रहता है, चूरन जैसा भी मिला दोगे तो काम हो जाएगा। तो ऐसा होता है, आपको वहां ज्यादा नहीं जाना, वहां कुछ आना ही नहीं है चारकोल में। सिर्फ एग्जाम्पल समझना है कि सर ऐसा अगर एग्जाम्पल हो तो हम कैसे करेंगे। और यहां से एग्जाम्पल में पेपर में भर भर के पूछता है। ये जो 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, ये पेपर में भर भर के पूछता है। अगला पॉइंट क्या है? सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है। अगर वायु में नमी है, अगर कहीं वायु में नमी है, कहा ना, वायु शुष्क हो जाती है। जैसे आपका बैग है, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, पानी की हल्की बदबू आ रही। बदबू किससे आएगी? गैस से आएगी ना। पानी होगा, उसमें गैस मिक्स हो रही होगी, तो जो गैस की बदबू आपके पास आ रही होगी। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए उसमें सिलिका जेल डाल के छोड़ दें, तो सिलिका जेल क्या करता है? आसपास की वायु में नमी को अवशोषित कर लेता है। जो आपको बदबू आ रही थी, वो बदबू आनी खत्म हो जाती है। तो वही है कि सर सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु शुष्क हो जाती है। क्या हो जाती है? वायु शुष्क हो जाती है। ओके, अरे भैया ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस। चारकोल में देखो, मुझे नहीं पता कौन कैसा पढ़ा था, बट चारकोल में आपको क्या लगता है कि चारकोल ऐसा होता है, एक चूरन जैसा होता है, राख है एक प्रकार की, ऐसे बोलो, राख है, चूरन जैसा होता है। तो उसको चाहे आप दबा दबा के अलग अलग कर दो। मैं मंटू कुमार जी, आप एक डाउट क्या है खत्म कर सकते हैं, ये ना बोलो, ये बोलो कि आप डाउट क्या है, डाउट लिख के पेस्ट करो। अधिशोषक क्या है? भैया कल की क्लास देखिए, अधिशोषक समझ में आ जाएगा। कल की क्लास देखिए, अधिशोषक समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल की क्लास देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आ जाइए जरा। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, 2 नंबर का क्वेश्चन है और 100% पूछा जाता है पेपर में, और यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। केवल पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। अधिशोषण क्या है? एक प्रकार की सतह परिघटना है।
क्या है? सतह परिघटना है। सतह परिघटना का मतलब ये केवल सरफेस पर होती है, उसके अंदर नहीं होती है। जबकि यह एक बल्क घटना परिघटना है। बल्क का मतलब होता है बॉडी, बल्क का मतलब होता है यहां बॉडी से। एक मैं आपको सिनोनिम्स दे देता हूं, बॉडी की बात कर रहा हूं, तो ये एक बल्क परिघटना है, एक बल्क फिनोमिना है। मींस बल्क फिनोमिना का मतलब ये सरफेस पर नहीं होता ना, ये सरफेस के अंदर मींस पूरी बॉडी में होता है। समझना दोनों को बात। ये एक सरफेस वाली है, सतह वाली है। इस परिघटना जो होती है, ये घटना जो होती है वो केवल सरफेस पर भी होती है। बट जो हमारी अवशोषण वाली प्रक्रिया है वो बल्क में होती है। बल्क मतलब पूरी बॉडी के अंदर समान रूप से फैल जाता है। जब हमारा अधिशोष बॉडी के अंदर, उस अधिशोषक के अंदर समान रूप से फैलता है, तो ये क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। तो बल्क का मतलब बॉडी में, मतलब पूरी बॉडी के अंदर। यहां बॉडी से रिलेटेड किससे है? यहां बॉडी का मतलब किससे है? तो आप कह सकते हो यहां बॉडी का मतलब है, यहां बॉडी का मतलब है अधिशोषक। क्या है? बॉडी का मतलब है अधिशोषक। क्या है? अधिशोषक। अगले पॉइंट में आ जाओ। कह रहे हैं यह सतह क्षेत्र पर, तापमान पर एवं दबाव पर निर्भर करता है। जो अधिशोषण होता है ये सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है और दबाव पर भी निर्भर करता है। ऐसा इसके साथ भी है, ये भी भैया सतह क्षेत्र तापमान एवं दबाव से स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र है। समझना स्वतंत्र का मतलब, स्वतंत्र का मतलब समझना, स्वतंत्र का मतलब फ्री है। आप सरफेस पे उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका दबाव बढ़ा दो, कोई मतलब नहीं। ये स्वतंत्र है, आजाद है भैया, आजाद आजाद है। ये सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं इसको, टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं इसको दबाव से कोई मतलब नहीं है। तो यहां मतलब है जो अधिशोषण होता है वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर सब पे डिपेंड करता है, जबकि ये सभी से क्या है? फ्री है, एकदम फ्रीडम लिए हुए बैठा है। ओके ओके, आ जाओ जरा। रंजक का रंजक को बोलते हैं डाई, एक प्रकार का मिश्रण रंजक होता है। डाई बोला ना, रंजक, कार्बनिक रंजक जैसे ऑर्गेनिक डाई। डाई कैसी बनती है? अलग प्रकार के पदार्थों को ऐसे घोल को ऐसे बनाया जाता है ना, डाई। उस डाई की बात की जा रही है, रंजक की बात कर। ठीक है, आ जाओ सर। ये एक प्रकार का ऊष्मा छेपी प्रक्रम है। मींस डेल्टा एच निगेटिव आएगा और यहां से एक ऑब्जेक्टिव पक्का है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव पक्का है। सब समझ में आएगा, बट ज्यादा अंदर घुसने की जगह सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना चाहोगे तो देखो 12th में आ गए हो। फिर देखो एक बात, 12th में आ गए हो, जो अंदर वाली बात समझनी थी वो 9th 10th में समझनी थी। वो 9th 10th में पूछा जाता था कि रंजक क्या है, चारकोल क्या है, ये सब वहां पूछा जाता था। अब वहां की बात है, यहां 12th में पूछ रहे हो तो तुम पूछते रह जाओगे, फिर वहीं वाला छोड़ जाओगे और फिर आप डाउट कमेंट में करोगे, सर ऐसा डाउट है कि रंजक क्या होता है। जबकि मैं बता दिया रंजक एक प्रकार की डाई होती है। डाई, अब डाई कैसा होता है? बालों में लगाते हो ना डाई, वो डाई कैसी होती है? आप समझ सकते हो डाई कैसा होता है। ओके, इतना ज्यादा डीपली क्यों जा रहे हो? थोड़ा ऊपर ऊपर रहो ना, जहां से आपको क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान दो। पता लगे जहां से क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान ना दे करके आप वहां की बात मैंने नहीं बताई, अरे सर नहीं बताया तो छोड़ो, सर बताते नहीं है, कुछ नहीं बताते, छोड़ो, कोई मतलब नहीं, सर को पता ही नहीं कुछ, सर बताने नहीं चाहते उसके बारे में। क्या मतलब उसके बारे में बताना? अब मैं आपको चारकोल दिखाने जाऊंगा तो 5 मिनट 10 मिनट गवाऊंगा, उससे अच्छा आप खुद चारकोल के बारे में देख लो। मैं तो बाकी समझा दिया चारकोल कैसे बनता है, जंतु चारकोल कैसे बनता है, नारियल चारकोल कैसे बनता है। यहाँ लकड़ी चारकोल की बात नहीं की जा रही, लकड़ी की जो भुरभुरी राख निकलती है उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ हड्डियों की राख की बात की जा रही है। यहाँ नारियल के जो छिलका होता है, बाहर का जो एरिया होता है ना, उसके जो राख बनती है गर्म करने पर, उसकी बात की जा रही है। आगे आ जाओ सर। यह प्रकृति में विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक है, फिक्स होता है, ये प्रकृति में होता है, परिघटना होती रहती है। अधिशोषण की परिघटना जो है वो प्रकृति में चलती रहती है अपने आप स्वतः। इसमें आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है कि सर इसके अंदर हम जाएंगे तभी होगा ना, ये अपने आप प्रकृति में होता रहता है। जैसे आप फोन चला रहे होगे, थोड़ा मैं पास आ जाता हूं तभी मजा आती है। आप फोन चला रहे होगे, फोन के सरफेस पे देखो बहुत सारी डस्ट होगी, फोन के सरफेस पे देखो बहुत सारी डस्ट होगी, ध्यान से देखना। फोन के सरफेस पे देखो, ऐसे लॉक करके एक बार देखो, लॉक मत करना ऐसे लॉक कर दोगे क्लास रुक जाएगी। सर फोन के सरफेस पे बहुत सारी क्या होगी? गैस होगी या डस्ट होगी। ये डस्ट कहां से आई पता नहीं सर, यहां उड़ रही है आगे। तो क्या इसको आपने किया? ये आपने किया? नहीं, ये आपने नहीं किया, ये अपने आप हो गया, ये अपने आप हो गया सर, हमने नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, ये अपने आप हो गया। तो ये कैसा है? विशिष्ट है, स्वतः अपने आप हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है। यहां कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है कोई कि भैया तुम ही आओगे, देखो तुम ही आओगे तभी मैं करूंगा ना, कोई भी आए सबके लिए दरवाजा खुला है।
ठीक है। और ये क्या है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, मतलब ये अपने आप नहीं हो पाती, आपको करना पड़ता है, इसके लिए अलग प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, तभी आप होगी, आप अपने आप नहीं होगी, कहीं भी नहीं हो सकती, समझ रहे हो ना। ये प्रकृति में कहीं भी हो सकता है, बट ये प्रकृति में कहीं भी हो नहीं सकता। विशिष्ट और विशिष्ट नहीं का मतलब ये समझो, अधिशोषण जो है प्रकृति में कहीं भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये कहीं भी हो नहीं सकता है। अगला, यह एक स्वतः प्रक्रम है, जान लो, जबकि जो अवशोषण है वो स्वतः प्रक्रम नहीं है, बट कैसे होता है देखो, यह एक स्वतः प्रक्रम है जो प्रारंभ में तो तेज होता है, बट जैसे जैसे साम्यावस्था के करीब जाता है वैसे वैसे धीमा हो जाता है। समझना ये पॉइंट, यहां से एक पॉइंट बनता है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में बनता है, ठीक है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में बनता है कि अधिशोषण में प्रारंभ में गति कैसी होती है और अंत में गति कैसी होती है। तो आपको याद रखना है, अधिशोषण जो है वो प्रारंभ में तो काफी तेज होता है, पर जैसे जैसे वो साम्य की अवस्था के करीब पहुंचता है वैसे वैसे वो धीमा होता जाता है, जबकि जो अवशोषण होता है एक नियत वेग से धीमा प्रक्रम है, मतलब ये काफी फास्ट प्रक्रम है, ये काफी धीमा प्रक्रम है। ये फास्ट प्रक्रम है, बट जैसे जैसे साम्यावस्था के करीब जाता है वैसे वैसे धीमा हो जाता है, बट ये धीमा प्रक्रम है और एक नियत वेग से ही होता रहता है। समझना इसके बारे में एक बार और, ये धीमा प्रक्रम है, कोई बात नहीं सर, ये प्रारंभ में तेज होता है, मतलब सर थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, चाहो तो एक पॉइंट नीचे यहां बढ़ा लो, ठीक है। ये कैसा है, ये काफी स्लो है, स्लो प्रोसेस है, सॉरी ये काफी फास्ट प्रोसेस है, ये काफी स्लो प्रोसेस है। बट फर्क क्या है, ये स्लो प्रोसेस है बट लगातार उसी स्पीड से होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी वेग तेज वेग धीमा मिलेगा, एक स्पीड से ये होता रहेगा। बट जो अधिशोषण है वो प्रारंभ में तो काफी तेज होगा, पर जैसे 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 वो साम्य की अवस्था के करीब पहुंचेगा वैसे वैसे उसकी स्पीड, उसके होने की गति धीमी हो जाएगी। ये दो बातें आपके दिमाग में आ, ठीक है। तो मैं आपको ये बात क्लियर करके आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण समझते हैं ताकि आपको बात बेहतर समझ में, ठीक है। कुछ उदाहरण समझते हैं तभी बात कुछ ज्यादा समझ में आती है। नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 2 बात करेंगे और नंबर 3 बात करेंगे। नंबर 1 बात करेंगे, नंबर 2 बात करेंगे, नंबर 3 बात करेंगे। यहां बात करेंगे हम H2O की, लिक्विड, ठीक है, जो पहले लिख रहे हैं वो अधिशोष से लिखना है। यहां बात कर लेंगे NH3 की, ठीक है, और यहां बात कर लेंगे इंक की। तब समझ में आएगा, बट समझने का प्रयास करोगे तब, ठीक है। 3 बातें हम करेंगे, 3 बातें हम कर सकते हैं आपसे साथ, आजाद बातें करते हैं और बातें करते हुए इसको समझने का प्रयास, ठीक है। मैं यहाँ 3 बातें करूंगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा है, नहीं आएगा बहुत अच्छा है, दोनों में बहुत अच्छा है, बट समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ जरा, रेडियो। यदि मैं H2O लिक्विड में, यदि मैं H2O लिक्विड में सिलिका जेल मिला दूं, और यदि मैं H2O लिक्विड में, यदि मैं H2O लिक्विड में निर्जल निर्जल TaCl2 मिला दूं, 2 बातें हैं, ठीक है, 2 बातें हैं, हम समझते हुए चलेंगे। अब आप लोग बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। अरे भैया क्या कह रहे हो, सिलिका जेल कैसी गोली होती है, फेरेले गोली होती है। अब यहां आप लोग बताओ कौन किसका एग्जाम्पल है। यदि मैं H2O लिक्विड के साथ सिलिका जेल रखूं तो सिलिका जेल क्या करेगा, H2O को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा कि अधिशोषित कर लेगा। तो आप कहोगे सर सिलिका जेल क्या करेगा, अधिशोषित कर लेगा। तो ये एक प्रकार का जो प्रक्रम है ये है अधिशोषण। क्या है, ये है अधिशोषण, ये तो समझना है आपको, ये है अधिशोषण। एग्जाम्पल में कभी कभी आ जाता है, NH3 अमोनिया होती है भैया, यहां जाओगे तो क्या होगा, ओके नया नया बैग लेकर आओ, सिलिका जेल मिल जाएगी, बढ़िया मिल्टन की बोतल लेकर आओ, उसके अंदर पुड़िया मिलेगी सिलिका जेल की, ठीक है, गोली होंगी, खाना नहीं, ओके। निर्जल से जैसे CaCl2 क्या करेगा भैया, देखो ये लिक्विड है, ये निर्जल है, तो क्या करेगा, CaCl2 जो है H2O के साथ क्रिया कर लेगा, CaCl2 जो है वो H2O के साथ क्रिया कर लेगा, क्रिया करके एक नया कंपाउंड बना लेगा। मतलब सर ये एक प्रकार का कैसा प्रक्रम है, अवशोषण प्रक्रम है, एब्जॉर्प्शन है। समझना, अगला वाला मैं आपके लिए दूंगा, एक तो मैंने कर लिया, एक तो मैं कर लिया, अगला वाला आपको दूंगा, ठीक है, अगला वाला मैं आपको दूंगा, रेडी रहना। चलो अगला वाला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताना आप किसके साथ क्या है। ये है भैया चारकोल,
और ये भैया H2O लिक्विड। चलो बताओ किसके साथ अधिशोषण हो रहा है, किसके साथ अवशोषण हो रहा है। और यहाँ वाला मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, यहाँ वाला मैं बताऊंगा, ये मैं बता दूंगा आपको पूरा का पूरा चौक के बारे में, ये पूरा मैं बता दूंगा आपको, ऊपर वाले में बताना है, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ। फालन की गोली, अरे भैया फालन की गोली कहाँ है, वहां जा रहे हो बार बार, वहीं अटके हो इतनी देर से, क्या यार तुम लोग भी एक जगह काहे अटक जाते हो। मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ परीक्षा के बारे में सोचो, बाकी मेरी क्लास पढ़ी रहेंगी, आपके पास आपके हाथ में आपका फोन रहेगा, आपके पास गूगल रहेगा, आप जब चाहो जब कर सकते हो। बट अभी फोकस करो ना पढ़ाई पर, जहां पेपर में जो आना है उस पर फोकस करो ना। चारकोल के साथ अधिशोषण होगा, सही, बहुत बढ़िया। चारकोल के साथ सर अधिशोषण होगा, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। चारकोल के साथ अधिशोषण होगा और H2O के साथ अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चारकोल के साथ, अरे भैया पीछे भी पढ़ाया था, ये देखो यहां जब भी हम चारकोल ले रहे थे क्या हो रहा था? अधिशोषण हो रहा था। तो यहां चारकोल के साथ क्या होगा? अधिशोषण होगा। सिलिका जल के साथ क्या होगा? अधिशोषण होगा। बाकी जो NH3 और H2O है, यहां NH3 जो H2O है, वो NH3 और H2O क्या करेंगे? आपस में क्रिया करके NH4OH बना लेंगे। ये देखो क्रिया करा लो ना, NH3 की H2O से क्रिया कराओगे NH4OH बन जाएगा। H2O की CaCl2 से क्रिया कराओगे क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और प्लस का 2HCl बाहर हो जाएगी। ये देखो हो गई ना रिएक्शन। आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। यहां दो बातें समझेंगे, एक समझेंगे अधिशोषण के बारे में कि सर अधिशोषण कैसे हो रहा है, और एक समझेंगे अवशोषण के बारे में कि सर अवशोषण कैसे हो रहा है। अधिशोषण के बारे में समझेंगे और अवशोषण के बारे में समझेंगे, दोनों को बेहतर तरीके से पहले समझेंगे, फिर ही हमें समझ में आएगा सर अधिशोषण कैसे हुआ। अधिशोषण कैसे हुआ ये थोड़ा सा हमें चर्चा कर लीजिए, ठीक है। अधिशोषण कैसे हुआ और अवशोषण कैसे हुआ, थोड़ा बात करते हैं। क्या इंक के अंदर जल है? आप कहोगे यस सर। इंक जो होती है, जो स्याही होती है, उसके अंदर नमी होती है, पानी होता है। तो पानी क्या करेगा? चौक क्या करेगा? सोख लेगा। चौक में जब पानी डाला जाता है तो पानी उस चौक के अंदर घुस जाता है कि नहीं घुस जाता है? ये बताओ। जब हम चौक में पानी डालते हैं, चौक में जब पानी डालते हैं या चौक के ऊपर जब आप इंक डालोगे, समझना, जब चौक के ऊपर आप इंक डालोगे, चौक के ऊपर जब आप इंक डालोगे तो क्या वो इंक पूरे चौक में फैल जाएगी? यस सर, फैल जाएगी, फैल जाएगी। सर अधिशोषण भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है। तो कैसे हो रहा है सर? यहां क्या हुआ? चौक के अंदर पानी घुस गया, तो यहां क्या हो गया? जल का क्या हो गया? जल का क्या हो गया? आप कहोगे सर जल का क्या हो गया? ऐसे लिख दो, ऐसे यहां से। तो अच्छा नहीं कहोगे, एक बच्चा कहेगा सर बार बार फास्ट। जल का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। जल का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। और यहां क्या हुआ? जो स्याही थी, जो स्याही थी उसके चौक के ऊपर भी लग गई, तो यहां हो गया स्याही का, हो गया स्याही का अधिशोषण। क्या हो गया? स्याही क्या हो गया? अधिशोषण। मतलब सर ये एक प्रकार का कैसा है? ये एक प्रकार का शोषण है। कैसा है? शोषण प्रक्रम है, शोषण है। यहां ये शोषण का एग्जाम्पल है। इंक में अगर हम, या इंक चौक के ऊपर, यदि मैं चौक ले लूं, और चौक के ऊपर मैं इंक डाल दूं, चौक के ऊपर मैं इंक डाल दूं, तो यहां शोषण होगा। क्या होगा? शोषण होगा। अधिशोषण भी होगा, अवशोषण भी होगा। तो अगर अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो रहा है तो ऐसे प्रक्रम को शोषण कहा जाता है। तो यहां सर इंक जो है, इंक को जब हम चौक पर डालते हैं तो वहां जल का अवशोषण हो जाता है और स्याही का अधिशोषण हो जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद है। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, समझना बात को। यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किसका अधिशोषण होता है, किसका अवशोषण होता है। जल का अधिशोषण, स्याही का अवशोषण, कि स्याही का अधिशोषण, जल का अवशोषण, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये बात यहां से समझनी होगी कि पानी जो होगा उसके अंदर चला जाएगा, स्याही जो होगी उसके सरफेस पर चिपकी रह जाएगी। हाँ, चौक में दोनों होगा, शोषण होगा। क्या होगा? शोषण होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? करके देख लेना, कोई बात नहीं, करके देख लो। स्कूल जाओगे ना, हो सकता है अभी भी स्कूल में कोई ऐसा बोर्ड हो जिसपे चौक पे लिखा जाता हो।
थोड़ा सा बहुत खाए हो ना चौक, चौक बहुत खाए हो ना बचपन में, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। स्याही ले लेना, स्याही इंक, चौक लेना, चौक के ऊपर डालना, तो देखोगे चौक क्या होगा, पानी पानी। जो भाई स्याही जो है ना, स्याही में तो पानी होगी ना, नमी तो होगी। स्याही भैया स्याही कैसे, उसके अंदर पानी नहीं मिलाओगे तो नहीं बनेगा क्या, पानी तो होगा ही। तो स्याही का जो पानी पानी होगा उसके अंदर घुस जाएगा, और स्याही स्याही जो होगी वो उसके ऊपर चिपकी रह जाएगी। तो स्याही उसके ऊपर चिपकी रह जाएगी, पानी उसके अंदर घुस जाएगा। तो पानी अंदर घुस जाएगा तो अवशोषण हो गया पानी का, और स्याही उसके ऊपर चिपकी रह जाएगी तो स्याही का अधिशोषण हो गया। तो स्याही ऊपर है तो स्याही का अधिशोषण, पानी अंदर घुस गया तो पानी का अवशोषण। ठीक है, आगे बढ़ते रहे। चलो आगे बात करेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, रेडी रहिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, रेडी रहिएगा। सर बोल रहे हैं अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कि एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक क्या होती है। तो मैंने अभी पीछे सीखा, हम लोगों ने अभी पीछे सीखा, क्या सीखा जरा देखो। हम लोगों ने सर अभी पीछे सीखा क्या सीखा सर, पीछे हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है सर, पीछे सीखा है कि जब हम अधिशोषण की बात करते हैं तो यहां बॉन्ड बनते हैं, अगर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब सर यहां पर जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा, डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा। मींस ये एक प्रकार का कैसा प्रक्रम होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी। कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। कैसा होगा? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। ये तो बात सर क्लियर है हमें। जरा एंट्रोपी में आ जाइए। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है सर? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं सर कि सर ये प्रकृति है, और आपने कहा था कि विश्व की एंट्रोपी घटती है कि बढ़ती है? आपने कहा था बढ़ती है, विश्व की एंट्रोपी बढ़ती है। बट यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ये जो कण है ना, ये धूल के कण है ना, ये एक जगह इकट्ठा होना चाहेंगे, एक जगह इकट्ठा होना चाहेंगे। देखो यहां धूल के कण फैले हुए, तो ये आएंगे यहां इकट्ठा होंगे, समझना, ये आएंगे यहां इकट्ठा होंगे, ये आएंगे यहां इकट्ठा होंगे। क्या ये इकट्ठा होने के बाद, क्या ये इकट्ठा होने के बाद ऐसे जब करोगे तो पूरे के पूरे क्या कण गिर जाएंगे? बहुत लोग कहेंगे अरे भैया सर माइनस ईवी कैसा होगा? अरे भैया जब एनर्जी रिलीज होती है, मैंने पीछे भी बताया ना आपको कि अधिशोषण में एनर्जी रिलीज होती है, और अभी आपको पीछे वाला चैप्टर पढ़ा के आ रहा हूं केमिकल काइनेटिक, वहां मैंने आपको, जब मैं आपको समझा रहा था किसके एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, संघट्ट की ऊर्जा के बारे में, तो याद कीजिए मैंने वहां समझाया था ना कि जब भी नेगेटिव आएगी हमेशा ऊष्माक्षेपी होगा, और नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब निकाय कार्य कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं, यहां नए बॉन्ड बन रहे हैं इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही है। कोई आएगा ऐसे टकराएगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, समझो दो लोग हैं आए टकराए तो यहां से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, समझ रहे हो ना, एनर्जी रिलीज होगी। तो सर एंट्रोपी क्या हो रही है? सर बहुत लोग दिमागी होंगे, कहेंगे भैया हम तो जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में जानते हैं, ग्रेविटी कहती है कि ये तो भैया नीचे ही आएंगे क्योंकि इनको नीचे आना है। तो ग्रेविटी की ऐसी की तैसी, ग्रेविटी की ऐसी, छोड़ो, ग्रेविटी गई, कहां की ग्रेविटी? मैंने इसको जब ऐसे कर दिया तब भी इसके धूल के कण चिपके हैं, गिर ही नहीं रहे हैं। काहे की ग्रेविटी? ग्रेविटी यहां काम ही नहीं कर रही, काम कर रही है नहीं, ग्रेविटी खत्म, ग्रेविटी खत्म, आएगा ग्रेविटी नहीं। मतलब सर यहां आना था उनको, मतलब यहां एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। चैप्टर नंबर 6 11th थर्मोडायनेमिक, मैंने वहां पढ़ाया था आपको कि विश्व की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। बट यहां अव्यवस्था घटेगी क्योंकि ये लोग एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रुप बना के बैठेंगे। आज तो ये भाई यार बारिश हो रही है यार, हेलो हेलो, हाँ भाई जरा इधर आने का, इधर होटल पे आना, आज चल आना यार, सब लोग आना, पकौड़ी खाते हैं और चाय पीते हैं आज हम। अरे कोई ना आज आप भीगते हुए मजे लेंगे, आज बारिश का मजा लेके। हाँ कोई बात नहीं, आज आ जा, मजा आएगी आज। तो ऐसे आपने बुलाया तो आगे 4-5 लोग इकट्ठा हो गए, तो इकट्ठा हो गए तो आपकी एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। पहले वहां थे और वहां से यहां आ गए,
तो अव्यवस्था क्या हो गई? अवस्था का मतलब होता है अव्यवस्था फैलाना। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी अव्यवस्था फैलेगी, बट ये अव्यवस्था फैली नहीं, अव्यवस्था घट गई। आगे भैया एक जगह बैठ गए तो अव्यवस्था क्या हो गई? घट गई। घट गई मींस सर डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी घट गई, डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं जिसका नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा। क्या नाम है? गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा का फार्मूला क्या था? डेल्टा जी बराबर था डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। आपको फार्मूला जरा थोड़ा सा याद करा दूं, ये फार्मूला था। मैं इसके मार्क के साथ लिखता हूं, दोनों के मार्क लगा के लिख रहा हूं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच का मार्क कैसा है? माइनस का, तो माइनस का डेल्टा एच लिख लिया। और डेल्टा एस का मार्क कैसा है? माइनस का, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे टी डेल्टा एस। ठीक है, अब देखो जरा, ये बात आ गई ना, ये इतनी बात तो आ गई ना। अब जरा आगे देखो, ये प्रयोगों के आधार पर देखा गया। हो सकता है आप बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा गया। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल किए गए, प्रयोग किए गए और पाया गया कि जो डेल्टा एच की एक्चुअल वैल्यू होती है, जो मॉड ऑफ की निकलती है, मॉड ऑफ डेल्टा एच, जो मॉड ऑफ डेल्टा एच निकलता है वो टी डेल्टा एस के मॉड ऑफ टी डेल्टा एस से हमेशा बड़ा रहता है। ये आपका प्रयोगों के आधार पर देखा गया, ये आपके प्रयोगों के आधार पर देखा गया। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ऐसा पाया गया प्यारे बच्चों कि जो मॉड ऑफ डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो हमेशा टी डेल्टा एच के मॉड ऑफ मतलब मॉड ऑफ टी डेल्टा एच की वैल्यू से ज्यादा होती है। तो भैया डेल्टा एच वाला ज्यादा होगा, मींस जो डेल्टा एच का मान कैसा है? नेगेटिव में। तो अगर डेल्टा एच का नेगेटिव ज्यादा होगा तो डेल्टा जी हमेशा कैसी आएगी? तो सर यहां पर डेल्टा जी भी हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? डेल्टा जी भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव 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 आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। समझे? क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। समझ में आया? तो ये इसके मार्क्स साथ लिखेंगे। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। यहाँ डेल्टा एच को माइनस के साथ रखा, डेल्टा एच को सब माइनस के साथ रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टी डेल्टा एस। प्रयोग के आधार पर देखा गया कि मॉड ऑफ जो डेल्टा एच आती है उसकी वैल्यू हमेशा मॉड ऑफ टी डेल्टा एस से बड़ी आती है। तो मैंने कहा डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव का मान जितना ज्यादा होगा उत्तर हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो डेल्टा जी भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आ गया? नेगेटिव। ओके, मैं बारिश बन जाऊंगा तुम बादल बन जाओगे, देख लेना देख लेना। थोड़ी देर का लगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में इसे भी निपटा लेते हैं। आ जाओ, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट निपटा लेते हैं। आ जाओ। ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित, ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा है, समझ के खत्म करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा है, समझ के खत्म करते हैं इसको। आ जाओ जरा। पहला है सतह क्षेत्रफल। सर जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा कण आके चिपकेंगे। समझना, छोटा एरिया होगा तो कम अधिशोष आके चिपकेंगे, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा आएंगे, और ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा आएंगे, तो अधिशोषण ज्यादा होगा। मींस सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो आपका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, आपका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, आपका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। मींस सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। पेपर में आ जाए, सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है, सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण का मान बढ़ता है। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा कण आएंगे, जितने ज्यादा कण आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा, अधिशोषण। दूसरी बात है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की सर हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, बार बार मत पढ़ाइए। अब पेपर नहीं सर, पीछे आपने कहा था, टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपने पीछे कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे एडजॉर्प्शन जहां डिसॉर्प्शन हो जाएगा। क्या बताए? आओ जाओ, ये देखो, लो टेम्परेचर पे तो एडजॉर्प्शन हो रहा है, बट जैसे जैसे हाई टेम्परेचर का मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? डिसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। समझना सर, लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन हो जाता है, लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन हो जाता है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपके अधिशोष के कण बाहर निकलना चालू कर देंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूट जाएगा मींस वो एडजॉर्प्शन नहीं कहलाएगा, वो डिसॉर्प्शन कहलाएगा।
मीन्स क्या कह रहे हो, मीन्स से क्या कह रहे हो कि टेम्परेचर के एडजॉर्प्शन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूट जाएगा, मीन्स एडजॉर्प्शन नहीं होगा, डिसऑप्शन होगा। तो एडजॉर्प्शन की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और डिसऑप्शन की मात्रा बढ़ जाएगी। चाहो तो यहां ऐसे लिख लो थोड़ा। अच्छा क्या हो रहा है? मस्ती करने लगता है ये भी। उड़ चलो आ जाओ, अगले में आ जाओ। पढ़ते हैं दाब के बारे में। थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, छोटा छोटा खत्म कर लेते हैं। दाब के बारे में पढ़ेंगे और गैस की प्रकृति के बारे में जानेंगे। दाब और गैस की प्रकृति, ठीक है। दाब और गैस की प्रकृति। प्रेशर क्या है सर? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, बात को समझना भैया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, देखो मान लीजिए इसके ऊपर धूल के कण चिपके हैं, मैं जितना ज्यादा इनको दबाऊंगा, दब जा दब जा, जितना ज्यादा दबाऊंगा उतना ज्यादा ये सरफेस पे अटैच होंगे। ऐसे करूंगा ऐसा, तो आस पास के जो धूल के कण होंगे जो हमारे हाथ पे चिपके होंगे वो आके कहा यहां चिपक जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। या सुनो एक और एग्जांपल, जब आप मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगवाने जाते हो, टम्पर जिसे बोलते हैं, टम्पर टम्पर सर आ रही हो रहा है। जब आप मोबाइल का स्क्रीन गार्ड लगवाने जाते हो तो यार किसी ने एक रैपर होता है उससे ऐसे धूल के कण वो निकालता है, तो जब जब वो ऐसे दबा के निकालता है वैसे वैसे उसके जो स्लिप लिया जाता है उसके सरफेस पे चिपकते जाते हैं। देखो टेप ले लो, टेप ले लो, टेप से इसके ऊपर ऐसे चिपकाओ, प्रेशर लगा के ऐसे निकाल लो, तो जितने धूल के कण होंगे आपके टेप पर चिपक जाएंगे। फिर प्रेशर लगाओ निकाल लो, प्रेशर लगाओ निकाल लो, प्रेशर लगाओ निकाल लो। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा चिपकेंगे। भैया निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर तो चिपकेंगे ना भैया, इससे निकालने की बात नहीं करो, टेप पर भी तो चिपक जाएंगे। तो मैं टेप की बात कर लो कि टेप पर कुछ नहीं है, मैंने यहाँ धूल के कण यहाँ प्रेशर लगा के मैंने अटैक निकाला तो टेप के ऊपर चिपक गए, और प्रेशर लगाया और चिपक गए, और प्रेशर लगाया और चिपक गए। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा, एडजॉर्प्शन उतना ही फास्ट होगा। सही है? मोबाइल ना चूर हो जाए, मोबाइल चूर हो जाओगे? नहीं होगा, चूर हो चुका है एक बार, इसलिए चूर नहीं होगा। चलें आगे बढ़े। एक और है गैस की प्रकृति के बारे में जान लो। देखो गैस की प्रकृति देखो कैसे होती है। जो गैस की प्रकृति होती है, गैस की जो प्रकृति होती है वो गैस के द्रवीकरण पर निर्भर करती है। इस पर गैस के द्रवीकरण पर निर्भर करती है, गैस के द्रवीकरण पर निर्भर करती है। मीन्स गैस के द्रवीकरण का मतलब यदि मैं ऐसे गैस को दबाऊं तो आसानी से दब जाए, आसानी से दब जाएगी तो किसमें फॉर्म चेंज हो जाएगी? लिक्विड में फॉर्म हो जाएगी। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जितना ज्यादा उसका लिक्विफाई हो जाए, मीन्स जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए, उसकी गैस की प्रकृति के आधार पर जिस गैस का आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, द्रवीकरण हो सकता है, वो गैस अच्छी होती है। अच्छा, जो गैस का द्रवीकरण होता है, जो गैस का द्रवीकरण होता है, जो गैस का द्रवीकरण होता है प्यारे बच्चों, वो है क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है, क्रांतिक ताप के समानुपाती होता है, जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। आपको मैंने द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर नंबर 5, 11th का चैप्टर नंबर 5 द्रव्य की अवस्थाओं में इसे पढ़ाया था, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है जान लो, इसके बारे में जान लो। ऐसा ताप, मैं बोल देता हूं फिर से, ऐसा ताप जिसके ऊपर गैस द्रवित ना हो, द्रवित ना हो। मीन्स ये ऐसा ताप है जिसके ऊपर कोई भी गैस द्रवित नहीं होती है, उसी गैस को, उसी टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A अपॉन में B। क्या होता है? A अपॉन में B। क्या होता है? A अपॉन में B। समझ रहे हो ना? A अपॉन में B, ठीक है, A अपॉन में B। A क्या है? A क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। इसको हिंदी तो जानते भैया, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और बी क्या है? बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है।
एक्सक्लूडेड क्या है, वैल्यूम है। ठीक है, और एक बात यहां और समझ लो, एक बात आप समझ लो यहां, जरा आगे समझ लो। क्या समझ लो कि सर एब्जॉर्प्शन उसी का तेज होगा, देखो गैस का द्रवीकरण, गैस का द्रवीकरण तेज होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होना चाहिए, बट बी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, और ये सबके बाद में एड्जॉर्प्शन होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। ये पूरी लाइन आपको समझना है, अगर ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये अगर लाइन समझ में आ गई तो बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो फिर से एक बार पीछे, मैंने कहा जिस गैस का द्रवीकरण फास्ट होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये सब देखो समानुपाती है, गैस की प्रकृति गैस के द्रवीकरण के समानुपाती है, गैस का द्रवीकरण क्रांतिक ताप के समानुपाती है, क्रांतिक ताप है वो जो ए के समानुपाती है बट बी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने कहा गैस का द्रवीकरण समानुपाती होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के, समानुपाती वो स्मॉल ए के होता है बट वो व्युत्क्रमानुपाती 1/b की होता है, और एड्जॉर्प्शन होता है। समझना बात को, समझना बात को। मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा ए के बारे में, या बारी बारी से देख लो, बारी बारी से देख लो। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पहली बात, ये हो गई पहली बात। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। दूसरी बात, यदि आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स IMAF जिसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अगर ये ज्यादा होगा तब भी एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तब भी एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तब भी एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दूसरी बात हो गई। बी की कंडीशन लिखो, बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना कम होगा, एड्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब सर देखो, छुट्टी 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 छुट्टी, टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप, एड्जॉर्प्शन क्या है आप जानते हो। IMAF का मतलब मैंने पीछे लिख दिया, देखो IMAF, आई का मतलब इंटरमोलिकुलर, ए का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, IMAF इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतरा आणविक आकर्षण बल। जो अंतरा आणविक आकर्षण बल, जो उनके बीच का आकर्षण बल होगा, जितना तेज होगा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गैस का द्रवीकरण उतना फास्ट होगा, गैस का द्रवीकरण जितना फास्ट होगा तो सर एड्जॉर्प्शन भी फास्ट होगा। तो मैंने इस पॉइंट से सभी बातें निकाल ली। सर ए क्या है, इंटरमोलिकुलर, बी नहीं समझ में आ रहा सर, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, इसका मतलब समझ लो एक बार, वॉल्यूम की स्पेलिंग देख लो। इसका मतलब होता है घेरा गया स्थान, घेरा गया आयतन बोल दो, घेरा गया आयतन, कम समझ में आया तो ऐसे बोल दो, घेरा गया आयतन। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वो गैस कितना आयतन घेर रही है, अगर ज्यादा आयतन घेर रही है तो उसका एड्जॉर्प्शन कम होगा, ज्यादा आयतन घेर रही है तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। सर अगर उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो उसका एड्जॉर्प्शन तेज होगा, यदि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका एड्जॉर्प्शन तेज होगा। अब देखो कुछ गैसों के मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूं, आपको याद रखना है कि ये इनका क्रम है। H2 का स्लो होगा, H2 का स्लो होगा, H2 हो गया, उसके बाद हो गया N2, O2, CO, Cl2 लिख लो पहले, Cl2, CO, CH4, CO2, HCl, NH3 और लास्ट में हो जाएगा SO2। ये इनका क्रम है, आपको इनका क्रम आपको याद रखना है, पेपर में कई बार ये पूछा गया है और यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। छुट्टी छुट्टी, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको छुट्टी चाहिए, ऐसा क्यों कहते हो भैया, पढ़ा रहा हूं ना तो पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है, 1 घंटे 10 मिनट बीतते हैं बोरिंग होने लगते हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे कहते हो केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे चल रहा है। ये आपको क्रम याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आपसे पूछ लिया गया CH4 एवं Cl2, CH4 एवं Cl2 में किसका अधिशोषण तेज होगा, या CH4 व Cl2 के अधिशोषण का क्रम होगा, तो आपको पता होना चाहिए CH4 और Cl2 के अधिशोषण का क्रम क्या हो सकता है। अगर आपको इसको 3-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, H2 N2 O2 Cl2 CO CH4 CO2 HCl NH3 एंड SO2। अगर आप 3-4 बार इसे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। एड्जॉर्प्शन क्या है, अधिशोषण, अभी तक तुमको यही नहीं आया, एड्जॉर्प्शन क्या है। वाह 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 सर, अब सर के ऊपर जा रहा है। अरे सर के ऊपर जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके बारे में समझ गए ना, ये आपको याद नहीं रखना है, छोड़ो।
हमने कहा गैस का द्रवीकरण जिसका ज्यादा होगा उसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा, क्रांतिक ताप जिसका ज्यादा होगा उसका ए ज्यादा होगा मगर बी कम होगा। देखो ना ए बटे में बी लिखा है ना, तो ए क्या है समानुपाती, बी क्या है विक्रमानुपाती। तो जिसका ए ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जिसका ए का मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जिन अणुओं में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिन अणुओं में अच्छे बॉन्ड बन जाएंगे, मजबूत बॉन्ड बन जाएंगे, वीक बॉन्ड नहीं मजबूत बॉन्ड बन जाएंगे, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उनका गैस का द्रवीकरण ज्यादा होगा, और जिसके गैस का द्रवीकरण ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। यहां समझ लो ये सब ऊपर जो लिखे हैं ये समानुपाती है, जो नीचे लिखा है वो विक्रमानुपाती है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। जिसका ए मींस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतरा आणविक आकर्षण बल जिसका ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। बी क्या है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मींस घेरा गया आयतन, अगर ज्यादा घेरा गया आयतन है तो उसका एडजॉर्प्शन धीमा होगा, कम होगा। तो इसके लिए मुझे तो पता नहीं किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा। अब इन गैस में तो नहीं पता है कौन ज्यादा आयतन घेरती है, किसके अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। तो इन सब के क्रम में मैंने आपको ये क्रम लिख दिया। आपको अगर ऊपर कुछ नहीं आ रहा है तो एक सवाल आपको यहां से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा और एक ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा। लो अब बार बार मैंने नहीं बताऊंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर वाला याद रहना चाहिए, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाए। बोल दिया 240 और 380, एक का 240 है, इसका 380 है, एक का 240 और एक का 380। तो बताओ किसका अधिशोषण ज्यादा होगा, 340 वाला कि 280 वाला। तो आप कहोगे सर एक का 280 है, एक का है 280, एक का है 340, किसका अधिशोषण तेज होगा? ये है ए और ये है बी, बताओ। पता है ना आपको कि बायो वाले सर की छुट्टी चल रही है, वो पेपर देने गए हुए हैं। बायो की क्लास नहीं होनी है, अगर नहीं होनी है तो रिवीजन करना है, थोड़ा सा समय दे। किसका ज्यादा होगा? सिंपल सी बात, आ गया सर आंसर, बी का ज्यादा होगा। ये लो आंसर हो गया, ये सवाल ऐसा आएगा आपके पास, सिंपल सी बात है, हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाओगे, यही तो समझा रहा था उतनी देर से। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास दे दिया कि बताओ एक है CH4 और एक है SO2, दोनों में किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा बताओ? एक है CH4 एक है SO2, किस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? किस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? तो आप कहोगे किस गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। जब मुझे एक क्रम याद होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा बताइए? SO2 का, बिल्कुल सही, SO2 का ज्यादा होगा। बात खत्म, हो गया। जहां से क्वेश्चन आएगा CH4 का कोई बोल रहा है, जबकि देख रहा है कि CH4 का कम है, SO2 का ज्यादा है। ये देखो मुंह इधर खुला है, SO2 का ज्यादा होता है, CO2 या CH4 का कम होता है। ठीक है, तो अब देखो राखी कुमारी जी हैं, अब इनको नहीं समझ में आया। अब क्यों नहीं आया पता नहीं, जबकि ये क्रम लिख दिया। अब इस मार्क का मतलब ना पता हो तो कोई बात ही नहीं। ग्रेटर दैन मतलब जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा होगा। तो वहां से देखते हो ना, मुंह इसकी तरफ बंद है, उधर देखो ना SO2 की तरफ मुंह खुला है, CH4 की तरफ मुंह बंद है। इधर से नहीं देख रहे हो, उधर से देख रहे हो ना, SO2 CH4, तो कौन बड़ा है? SO2। हो गया, हो गया ना, खत्म, चले, ओके, ठीक है, चले खत्म की जाए बात। जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ बातें आप मुझे बता दीजिए। जब तक मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ बातें मुझे बता दीजिए आप। ठीक है, ग्राफ बचा है बस टेम्परेचर एडजॉर्प्शन का। ठीक है, क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन घटेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन घटेगा, तो कुछ ग्राफ इस प्रकार आएगा। ठीक है, घटेगा ना, देख लो ना, ये वक्र कहाँ आएगा? नीचे की ओर, क्योंकि घट रहा है। इस वाले ग्राफ को देख लो एक बार। ठीक है, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं एक बार। इसमें क्या होगा? ये प्रेशर का है, ये एडजॉर्प्शन का है, तो क्या होगा सर? प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बट कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा मगर कुछ समय बाद स्थिर हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे पैरेलल क्यों हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि सर जितनी सारी आप गैस लोगे वो सबकी सब क्या हो जाएगी? अधिशोष्य हो जाएगी। यदि मान लो आप गैस का अधिशोषण कर रहे हो, जितनी ज्यादा गैस लोगे वो तो सब हो जाएगी ना। तो सर अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बट एक समय बाद वो नियत हो जाएगा,
क्योंकि पूरी की पूरी गैस अधिशोषित हो जाएगी। जब कोई गैस बचेगी नहीं तो उसके बाद आप कहे कितना भी प्रेशर बढ़ाओ कोई मतलब तो है नहीं। तो सर एक समय बाद ये क्या हो जाएगा, वक्र समान हो जाएगा। हो गया, बस खत्म। द्रवीकरण का मतलब गैस का द्रव में परिवर्तित होना द्रवीकरण कहलाता। 9th की चीज है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित होना उसका द्रवीकरण कहलाता है, लिक्विफिकेशन कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं डाउट की। ठीक है, थोड़ी देर बस 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा ले लूंगा। 23 हो गया, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट। अगर सुनिएगा, मैंने आपकी 3 डाउट क्लास ली है। यस सर, तीनों डाउट क्लास में मैंने आपको ब्रैग समीकरण पढ़ा दिया। जो भी पहले चैप्टर के डाउट थे, जितने भी डाउट थे आपके पहले चैप्टर में, मुझे याद है जहां मैंने दोष के बारे में अभी कुछ नहीं बताया डाउट में, बाकी पहले चैप्टर में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे डाउट है सब बता दिए। दूसरे चैप्टर में भी लगभग डाउट क्लियर हो गए। बट जो डाउट आपके आए हैं, मैंने देखा है डाउट ये चैप्टर से, पहले चैप्टर से बहुत सारे हैं। तो क्या वो सारे डाउट मैंने नहीं बताए हैं? अगर मैंने बताए हैं तो आप वही डाउट करें। एक बार देखें, ऐप पर जाए, डाउट क्लास पड़ी हुई है, जाए उन डाउट क्लास को देखें, एक बार देख लें, समझ लें कि क्या इसमें मेरा डाउट क्या क्लियर हो गया। और प्रत्येक डाउट क्लास में जुड़ना ना भूलें। जितनी भी डाउट क्लास होती है आपको जुड़ना जरूर है उसके अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा फिर ऐसा होगा। सब बच्चों से कह रहा हूँ, सभी बच्चों से अनुरोध है, जितनी भी डाउट क्लास होती है सब डाउट क्लास में आप जरूर जुड़े। ओके, जुड़ना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये डाउट हुआ है कि नहीं हुआ क्लियर। पता चलेगा आपका भी वही डाउट है, किसी का वही डाउट था, आप डाउट क्लास में नहीं है, वो डाउट क्लास में आया, उसका क्लियर हो गया, आपका नहीं क्लियर हुआ तो आपने कमेंट कर दिया, डाउट पूछ लिया कि सर डाउट हो रहा है। एक बार देख ले जरूर। ठीक है, तो क्लास समाप्त करते हैं। एक बार बता दीजिए, हाँ वो बात क्लियर ना करो भैया, हेलो एल्केन वाला चैप्टर का क्या होगा, वो ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे ना उससे पहले उसको रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो बता दीजिए आज की क्लास कैसी रही, खाम खत्म करें आज की क्लास का। समझ में आई क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं है? कल से भाई मैसेज ना किया करो कि सर छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, जिसको लगता है कि मेरा टाइम हो गया वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तुम्हारा होगा, समझ रहे हो ना? नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। तो अगर आपको टाइम हो गया है, आपको लगता है कि मेरा टाइम हो, मेरा समय, मैंने जो फीस दी है ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए दी है सर को, मैंने जो फीस दी है सर को वो 1 घंटे के लिए दी है, बस उससे ज्यादा नहीं दी है। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम हो गया तो आप जा सकते हैं, मैं तो रोक तो नहीं लूंगा। बहुत सारे बच्चे चले भी गए, 600 बच्चे बचे हैं मेरे पास। ओके, जिनको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो एक बार क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके 2x पर या 1.5x पर फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आएंगे तो आपसे बात करेंगे भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के बारे में और आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय।